जन्मदिन के दिन मायावती यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा फैसला ले लिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में वो अकेले चुनाव लड़ने वाली हैं। इसका ऐलान उन्होंने अपने जन्मदिन के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि बसपा इस बार अकेले चुनाव लड़ेगी। और ये समझने के लिए कि इस फैसले का चुनाव पर क्या असर होगा, इंडिया गठबंधन को फायदा नुकसान या भाजपा वाली एनडीए गठबंधन को फायदा नुकसान, हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए सैयद कासिम जी, जो कि राजपथ के संपादक हैं और लगातार उन्हें आप यूपी तक पर देते हैं। साथ ही साथ नीरज जी, जो कि तक के क्लस्टर हेड हैं। सबसे पहला सवाल सैयद कासिम जी, किसको फायदा किसको नुकसान? देखिए, अगर ऐसा होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। सीधे सीधे इंडिया गठबंधन नाम की जो चीज़ है वो सिर्फ कागजी रह गई और फ़ायदा बीजेपी को है। और जो बात 65 की लोग करते हैं, 70 की करते हैं, मुझे लगता है कोई सीट बच जाए तो बड़ी बात है। क्योंकि मायावती का ना आना और उसके बाद समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, राष्ट्रीय लोकदल, पल्लवी पटेल, ये सारे एक भी अगर होते हैं तो वो वोट जो 2022 में अखिलेश यादव को मिला था विधानसभा का वोट था। लोकसभा और विधानसभा में बड़ा फ़र्क होता है। उसका जवाब ये है कि आप ये मान लें कि वो वोट भी कम होता है। जो 37% था अलायंस का, उसको भी आप कम मानिए, चूँकि ऐसे भी उसमें से निकल जा चुके हैं आपके राजभर। उसमें से उनको निकल जाने के बाद राजभर चले गए, चौहान चले गए वापस पार्टी छोड़ के, सैनी धर्म सिंह सैनी के साथ थे वो चले गए। तो इस तरह से ये आप देखेंगे तो उन वोटों में भी गिरावट है। दूसरी चीज़, 22 दिसंबर जो जनवरी है उसका एक उछाल है। तीसरी चीज़, जिस तरह से नरेंद्र मोदी और योगी में बहुत फ़र्क है। नरेंद्र मोदी को आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी ऐसे तो आप मानेंगे वो हिंदुत्व आप मान सकते हैं, सारी चीज़ें कह सकते हैं, लेकिन जब नरेंद्र मोदी को आप प्रधानमंत्री के तौर पे देखते हैं तो मस्जिद हो, उसके बाद मुस्लिम महिलाओं का मामला हो, अजमेर की चादर का मामला हो, अभी आप देखें मुनव्वर राना जैसे शायर का निधन हुआ तो उसमें नरेंद्र मोदी का ट्वीट आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें दोनों में फ़र्क है। वो ध्रुवीकरण, वो हिंदू मुस्लिम, वो कट्टरता दिल्ली के चुनाव में दिखाई नहीं देती है। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा हो जाता है तो ये गठबंधन भी 30 के अंदर है, 30% से ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई देता है। बिल्कुल, क्या कहेंगे नीरज जी आप? मुझे 2-3 बातें इसमें नज़र आती हैं रजत। सबसे पहली बात तो है कि मायावती अगर अकेले चुनाव लड़ रही हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है आजमगढ़ उपचुनाव का गुड्डू जमाली मॉडल। वो मॉडल जिसमें मायावती, जो आम तौर पर उपचुनाव नहीं लड़ती थी, उन्होंने अपना एक कैंडिडेट उतारा वहाँ पर और उस कैंडिडेट ने इतने वोट लिए कि समाजवादी पार्टी अपने उस मजबूत गढ़ को हार गई और बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया। यानी इस नज़रिए से आप देखते हैं तो मायावती के अकेले लड़ने का बड़ा फ़ायदा बीजेपी या एनडीए को होगा। खास तौर पर जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहां पर तो सीधा सीधा फायदा होगा, उसमें कोई शक नजर नहीं आता है। अब दूसरी बात आती है कि सिर्फ बीजेपी को फायदा होगा ये बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी मायावती के वोट बैंक में सबसे बड़ी कटौती बीजेपी ने की है। मायावती का वोट बैंक अगर 22% से घट के आज 13% पे है तो वो 9% दलित वोटर, उसका बड़ा हिस्सा बीजेपी के कोटे में गया है। ऐसी सूरत में मायावती अगर अकेले लड़ रही हैं तो वो अपने उस दलित वोट का एक हिस्सा बीजेपी से छीनेंगी भी, यानी बीजेपी के वोट में एक कटौती होगी। लेकिन ये कागज़ पे नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले दिनों 2022 के चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने पीडीए की शक्ल में, कांग्रेस पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे दलित नेता को अपने पार्टी अध्यक्ष बनाकर और दलित वोटर पे एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करके, और जयंत चौधरी जैसे नेताओं ने पश्चिमी यूपी में दलित वोटों पर फोकस करके, जाट वोट के साथ, यानी इंडिया गठबंधन की इन 3 बड़ी पार्टियों ने दलित वोट पे एक बड़ा फोकस किया था। मायावती अगर इनके साथ आती तो ये थ्योरी सीधी सीधी थी कि बीजेपी से वो दलित वोट का बड़ा हिस्सा कट के इंडिया गठबंधन में सीधा सीधा चला आता। मायावती के अकेले लड़ने से दलित वोट, जो फिलहाल जिसका बड़ा हिस्सा बीजेपी में है, वो बीजेपी से टूट के मायावती के पास आएगा। और इंडिया गठबंधन ने जो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट पिछले 1-1.5 साल में दलित वोट पे की थी, उसका नुकसान इंडिया गठबंधन को होगा, क्योंकि मायावती अकेले लड़ रही हैं। तीसरा एक अहम सवाल यह भी हो जाता है कि मायावती अगर अकेले लड़ रही हैं तो उनका अपना फायदा क्या होगा। तो मायावती का फायदा जो है वो यहां पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसी सूरत में
मायावती फिर अकेले क्यों जा रही हैं, ये सवाल वाकई चौंकाने वाला है। क्योंकि हाँ, हम पिछले 4-5 महीने से जो भी डिस्कशंस कर रहे थे उसमें हमारे ज़्यादातर जानकारों का ये कहना था कि मायावती अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगी। कासिम साहब जो कि पिछले 30 सालों से बीएसपी की पॉलिटिक्स देखते हैं, वो भी लगातार ये कह रहे थे। मायावती को अकेले लड़ने में फिलहाल साफ तौर पर नुकसान नजर आता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक विधायक पर रह गई हैं मायावती, 12.9% वोट पर रह गई हैं। तो मायावती ने इसलिए जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह के लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है, जिस तरह से उन्होंने अपने काडर को मोटिवेट करने की कोशिश की है, वो बेचैनी मायावती के अंदर भी दिखती है। और एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है कि मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी, ये प्री पोल अलायंस की बात है। पोस्ट पोल अलायंस में मायावती क्या करेंगी, ये भी हमें देखना होगा। वो आप आगे हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। जो बात नीरज जी ने कही कि मायावती ने ये भी कहा कि पोस्ट पोल अलायंस के लिए चीज़ें खुली हुई हैं, उसके बाद हम तय करेंगे कि सरकार में जाना है नहीं जाना है। क्या मायावती खुद को बचाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि अब उनके सामने भी अस्तित्व की चुनौती है? रजत भाई, इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो उन्होंने 2 बार नहीं बल्कि 3 बार कहा है कि अपर कास्ट का वोट हमें नहीं मिलता, अपर कास्ट का वोट बढ़ जाएगा। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उससे पहले अपनी जो उन्होंने विज्ञप्ति पढ़ी उसमें उन्होंने कहा। तो वो जो सर्व समाज की बात थी वो आज सुनाई नहीं दी, एक भी शब्द उसमें सर्व समाज का नहीं आया। कि बहुजन के बारे में जब भी मायावती की इधर जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस रिलीज होती है, सर्व समाज की बात होती थी, वो आज नहीं है। दूसरी चीज़, उन्होंने बीच में एक सवाल लेते हुए ये भी कहा है कि अभी चुनाव घोषित नहीं हुए, ये भी एक बड़ी चीज़ है। और तीसरी चीज़, मायावती के बारे में मैं फिर कहूँ कि मायावती मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल लीडर है। पार्लियामेंट में जो अटल जी वाली वोट का समय अगर आप याद कीजिएगा, तो पार्लियामेंट के अंदर पहुंचने के बाद तक उन्होंने कहा था कि हम जो है अब्सटेन करेंगे, हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, हम वॉकआउट करेंगे। और उसके बाद वहाँ से वो चिल्ला के कहा कि आरिफ हरा बटन दबाओ। तो ये मायावती के बारे में आखिरी वक्त तक कोई भी फैसला कर लेना थोड़ा जल्दबाजी होगी। लेकिन नीरज जी से मैं 100% सहमत हूँ कि मायावती का जो वोट है उसमें उसको उन्होंने अगर अपनी तरफ खींचा, अपनी तरफ बुलाया, तो उसका नुकसान बीजेपी को भी है। लेकिन फिर वही बात आती है कि क्या मुस्लिम वोट मायावती को आ सकता है अलग लड़ने पे? मुझे लगता है नहीं। जी, मुस्लिम वोट नहीं आ सकता, लेकिन अखिलेश यादव जी, पोस्ट पोल अलायंस वाले पे एक छोटी सी बात और कहनी है रजत, कि पोस्ट पोल अलायंस को लेके आप देखिए कि जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे 5 राज्यों के, उससे पहले भी मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि हम सरकार बनाने के लिए किसी के भी साथ जा सकते हैं। ये विधानसभा चुनावों से पहले उन्होंने घोषणा की। राजस्थान में उनके 2 विधायक जब जीत गए तो नतीजे आते आते मायावती के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वहाँ पर उन्होंने ये घोषणा कर दी कि हम जो हैं वो सरकार बनाने के लिए किसी को समर्थन दे सकते हैं। दरअसल इसमें एक मायावती की एक ये रणनीति है कि जब वो सरकार बनाने की स्थिति में खुद नहीं होती हैं तो उनके जो विधायक या फिर सांसद भागने का खतरा रहता है। राजस्थान में ये हमने देखा था 2018 के चुनाव में 6 विधायक जीते मायावती के, साल भर बाद ही सही, लेकिन वो सब के सब सरकार में यानी कि कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और बीएसपी का कोई वजूदी विधानसभा में नहीं रहा। तो मायावती अब ये भी अपने काडर को ये संदेश देना चाहती हैं कि भाई अगर आप जीत के आएंगे, अगर आप जीत के आएंगे तो ये फिर ऐसा नहीं होगा कि हम मुफ्त में किसी को समर्थन दे देंगे, ना आपको मंत्री पद मिलेगा, ना आपको कोई फायदा मिलेगा। तो इसीलिए उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया कि पहले की तरह हम मुफ्त में किसी को समर्थन नहीं देंगे। बेसिकली मायावती अपने उम्मीदवारों को ये संदेश देना चाहती हैं कि अगर आप जीत के आएंगे तब कम से कम मेरे साथ बने रहिएगा, मैं पोस्ट पोल अलायंस में सरकार बनाने वाली पार्टी के साथ जाऊंगी और आपके लिए भी कोई ना कोई पद वहां पर, चाहे वो मंत्री पद की शक्ल में हो या फिर किसी और शक्ल में हो, वो आपके लिए भी लेकर आऊंगी। बिल्कुल। बहुत दिलचस्प ये चीज़ें कब चलती थी? जब काशीराम थे और मजबूर और मजबूत सरकार का काशीराम का नारा था। अब दौर इतना बदल गया है कि आपको मजबूर सरकारें दिखाई नहीं देती। यही मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में हुआ। मायावती को लगता था मजबूर सरकार होगी, हम कुछ लेके आएंगे। मजबूर सरकार नहीं, बहुमत की सरकार हो गई। यही उत्तर प्रदेश में हुआ, बहुमत की, और इतने बहुमत की सरकार हुई। कर्नाटका में भी यही स्थिति हम लोग आपने देखी, तेलंगाना में भी यही स्थिति देखी। दिल्ली के लिए तो मजबूर सरकार जैसी कोई चीज़ सुनाई, समझाई या सोची भी नहीं जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में मजबूर सरकार होगी तभी आपकी ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप आते हैं तो। मुझे लगता है कि ये मजबूत और मजबूत सरकार का वक्त जा चुका है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल लेंगे दोनों अपने गेस्ट से कि सीधा बात ये कि मायावती ने बीजेपी पर उतना बड़ा हमला नहीं बोला, कांग्रेस बीजेपी को उन्होंने जातिवादी कहा, लेकिन अखिलेश यादव की तुलना गिरगिट से की। इसका क्या मायने है नीरज जी?
नहीं, पिछले दिनों जिस तरीके से अखिलेश यादव ने मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल होने के कयासों पर जो बयानबाजियां उन्होंने की थी, उसके बाद ये तो साफ था कि अखिलेश यादव में और मायावती के रिश्तों में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। अब वो किसी गठबंधन की तरफ आपस में तो नहीं लौट सकते हैं, लेकिन मायावती ने बीजेपी की तरफ थोड़ा नर्म रुख रखा है। शायद एक बार फिर हमें ये बताता है कि पोस्ट पोल अलायंस के वो अपने दरवाजे खुले रखना चाहती हैं कि बाद में, अब मौजूदा परिस्थितियों में तो कम से कम हम ये कह ही सकते हैं ना रजत, कि अगर मौजूदा परिस्थितियों में चुनाव होते हैं, ओपिनियन पोल भी ये कह रहे हैं, तो बीजेपी के लौटने की संभावना ज़्यादा है। यूपी के अंदर बीजेपी की ज़्यादा सीटें जीतने की संभावना है। तो मायावती अपना वो दरवाज़ा शायद थोड़ा खुला रखना चाहती हैं। अखिलेश यादव के साथ चूंकि लोकसभा के चुनाव में तो अब लड़ना ही नहीं है, तो फिर 2027 की भी जो पॉलिटिक्स है उसकी भी ज़मीन सीधी तैयार कीजिए कि भैया यहाँ पर हमें क्लैरिटी है कि हमें आपके साथ आप और हम राजनीतिक तौर पर दुश्मन हैं। तो ऐसी सूरत में ये एक सीधा सीधा संदेश मायावती का है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 2027 के विधानसभा चुनावों में भी वो जो है अखिलेश यादव के खिलाफ सीधे तौर पर मोर्चा लेंगी। यानी तब वो बीजेपी कांग्रेस किसके साथ जाती हैं नहीं जाती हैं वो अलग बात होगी, लेकिन अखिलेश यादव को फिलहाल उन्होंने अपना सियासी दुश्मन सीधे तौर पर घोषित कर दिया है। बिल्कुल सैयद कासिम जी, अखिलेश दुश्मन नंबर 1। और एक इसमें जो पीडीए की राजनीति बहुत पिछले कई महीनों से अखिलेश यादव कर रहे हैं। पीडीए में हम अपने दर्शकों को बता दें कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, ये पीडीए का फुल फॉर्म अखिलेश यादव कहते हैं। तो जिसमें डी है, यानी दलित वोटर को वो लगातार पिछले कुछ दिनों से ये संदेश दे रहे हैं, पिछले कुछ महीनों से, कि समाजवादी पार्टी भी आपकी पार्टी है, हमें भी आप वोट दीजिए। तो वो अपने वोटर को भी मायावती ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अखिलेश यादव के साथ तो किसी सूरत में नहीं जाना है, कहीं और जाना है तो भले ही चले जाइएगा, वो भी नहीं जाइएगा, लेकिन अखिलेश यादव के साथ तो नहीं जाना है। जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, मैं सहमत हूँ। देखिए, अखिलेश यादव ने जिस तरह से शुरुआत की थी दिल्ली की बैठक के बाद, तब तक मायावती का कोई बयान हम लोग नहीं देख रहे थे। उन्होंने जब कहा मायावती के बारे में दिल्ली बैठक में, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर उन्होंने जब कहा तो उन्होंने कहा गिरेबान में झांके हैं, उसके बाद फिर कहा कि आज कह दिया कि गिरगिट की तरह रंग बदलना है। चूँकि अखिलेश यादव का जो रवैया है वो बदलता रहा है। अखिलेश यादव अपने मुस्लिम वोट के लिए परेशान थे कि अगर हम अलायंस के खिलाफ बोलते हैं या अलायंस के खिलाफ कुछ करते हैं तो हमारे लिए मुस्लिम वोट की दिक्कत करें, क्योंकि कांग्रेस इस वक्त जो है मुस्लिम वोटों की बड़ी सौदागर के तौर पे आ गई है। मुझे लगता है रजत जी कि ये जो कोई बात हो ना हो, मैं नीरज जी से कहूँ कि मैं नीरज जी लाइव थे, अखिलेश यादव 2022 का काउंटिंग हो रही थी, 111 सीट जीत चुके थे, 125 अलायंस जीत चुका था। उस दिन मैंने कहा था नीरज जी अखिलेश यादव 2024 के प्लेयर नहीं है, और वो बात आज दिखाई देती है। बिल्कुल, तो सैयद कासिम जी की माने तो अखिलेश यादव 2024 के प्लेयर नहीं है, लेकिन मायावती का फैसला किसको फायदा किसको नुकसान पहुंचा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है, जरूर यूपी तक को बताइएगा। देखते यूपी तक। नमस्कार।